नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रूस और यूक्रेन से जुड़ी एक अपडेट न्यूज के साथ। हाल ही में आप और हमने पुतिन को दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्षों के साथ या फिर सैन्य तानाशाहों के साथ मुलाकात करते हुए देखा। हाल ही में उन्होंने कजान नामक शहर में एक ब्रिक्स की बहुत बड़ी मीटिंग भी आयोजित की थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इसी जगह, जिस जगह यह मीटिंग आयोजित हुई थी अक्टूबर 2024 में, यहीं पर बिल्कुल 9/11 जैसा हमला हुआ है। पुतिन इस बात से तो निश्चित सोच में ही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह कारनामा इस व्यक्ति के कारण हुआ है। 9/11 अगर आपको याद हो तो अमेरिका में ट्विन टावर्स पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुआ एक आतंकी हमला था। और इस बार यह हमला हवाई जहाज से तो नहीं, लेकिन हां, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स से हुआ है। और ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल, दैट इज ड्रोन्स और यूएवीज, चलाए गए हैं पुतिन के राज में और पुतिन पर। वो व्यक्ति जो दुनिया में जाना जाता है अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, उसके शहर, जो कि ये कहा जाए कि सबसे प्रमुख प्रतिष्ठित शहरों में नंबर 3 पर आने वाला, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को के बाद अगर तीसरा कोई बड़ा शहर रूस के पास है तो उसका नाम कजान है। जिस कजान नामक शहर में वो इतनी बड़ी मीटिंग होस्ट किए थे, कहते हैं रूस की तीसरी राजधानी आप कजान को कह सकते हैं। वहां पर एक रिहायशी इलाके में इस तरह का अटैक होना कि दुनिया भर के अखबारों की सुर्खी बन जाए। एक ऐसा हमला जो कि फ्रंट लाइन से, जहां रशिया यूक्रेन बॉर्डर है, वहां से लगभग 1000 किलोमीटर अंदर है, उस तरह की घटना ने एक तरह से रूस को पूरी तरह सख्ते में डाल दिया है। ये एक रिहायशी बिल्डिंग है और उसमें जाकर कुछ इस तरह से एक ड्रोन जाकर टकरा जाता है। आप अगर इसे जाते हुए देखें तो ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जैसे अमेरिका ने कभी वर्ष 2001 में ली थी। यही कारण है, हमने इसके बारे में आपको कल ही ट्वीट करके बता दिया था जब यह घटना घटी, और दुनिया भर में इसकी प्रतिक्रियाएं कल ही आने लग गई। लेकिन हां, इस घटना का जिक्र बिल्कुल उसी अंदाज में हुआ जिस अंदाज में कभी 9/11 वर्ष 2001 के अंदर हुआ था, जब अमेरिका पर अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 हवाई जहाज हाईजैक करके हमला किया, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए। उस समय भी कुछ इसी तरह से फ्लाइट्स को क्रैश कराया गया था, टावर्स के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर और अमेरिका के पेंटागन, जो कि रक्षा मंत्रालय का ऑफिस है, उसके ऊपर, और जमीन पर क्रैश कराया गया था। बिल्कुल उसी अंदाज में फिलहाल रूस के शहर कजान में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर इस तरह से ड्रोन जाकर टकराता है और जाकर इतना नुकसान पहुंचाता है। अभी हताहतों की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि कोई भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जस्ट लाइक हवाई जहाज जिसमें पायलट नहीं है, लेकिन वो इतना अंदर तक जाकर निकलकर टकराने पहुंचता है, और केवल एक जगह नहीं, ऐसा कम से कम 6 से लेकर 8 जगहों पर एक ही समय में होता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या रूस के डिफेंस की जो काबिलियत दुनिया भर में तारीफ हो रही है, उसे चैलेंज करने का यूक्रेनी प्रयास है, या वेस्टर्न वर्ल्ड्स यूक्रेन को यह ताकत दे रहे हैं कि आप दुनिया के सामने रूस की उस क्षमता को छीन कर दो जिसके चलते लोगों को यह लगता है कि रूस सुपर पावर है। आज जो रूस किसी तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने नहीं झुका, जिसने 2.5 साल से अधिक युद्ध में बिताने के बावजूद कैंसर की वैक्सीन खोज निकाली, वह रूस जो कि कैंसर की वैक्सीन तो है ही, साथ ही साथ भारत को हाल ही में फ्रिगेट को बेच दिया और भविष्य के डिफेंस इक्विपमेंट्स को सेल करके लाभ कमा रहा हो, उसकी इमेज को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। नुकसान पहुंचाया जा सकता है यह कहकर कि रूस जो दुनिया को यह कहता है कि मेरे पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके ही शहर में 1000 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर घुसाकर एक ड्रोन चलाया जाता है। एक नहीं, 6 ड्रोन चलते हैं और वो जाकर रिहायशी इलाकों को मारते हैं। तो क्या यह बड़ा सवाल नहीं है कि रूस का यह कहना कि मैं डिफेंस में बहुत आगे हूं, मुझ पर कोई हमला नहीं कर सकता, यह केवल और केवल एक भ्रम है,
इस तरह की स्थिति पैदा करके क्या रूस की काबिलियत पर प्रश्न नहीं खड़े किए जा सकते? हेडलाइंस तो यही कहती हैं कि आफ्टर ऑल ड्रोन्स के सामने ये क्यों फुस हो जा रहे हैं। जो कहता है कि मेरे ऊपर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, मेरे पास S-400 S-500 जैसे डिफेंस सिस्टम है, वो आज ड्रोन्स के सामने इस तरह की हरकत क्यों देख रहा है? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ड्रोन्स में ऐसा क्या लगा है कि रूस पस्त हो गया है, एक हाथी चींटी के सामने कैसे घायल हो गया है। साथियों, अगर बॉर्डर्स की बात करूं तो यूक्रेन से आप मॉस्को को नजदीक पाते हैं। मॉस्को से लगभग 800 किलोमीटर आगे कजान है। ये तीन ही इनके बड़े शहर हैं, उनमें से कजान आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है। हाल ही में ब्रिक्स की समिट को लेकर सुर्खियों में था और अंतरराष्ट्रीय खेल इवेंट्स में भी ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है। इस कजान शहर की यूक्रेन से सीमा करीब 900 किलोमीटर पूर्व की तरफ बताई जाती है और यहीं पर यूक्रेन की तरफ से दागी गए ड्रोन्स के द्वारा हाल ही में हमला हुआ है। इस जगह को रूस का आर्थिक पावर हाउस के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। यह घटना घटी शनिवार यानी कल के दिन, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी शुक्रवार के दिन भी रूस ने यूक्रेन पर कीव में हमले किए, तो यूक्रेन ने कुर्स्क रीजन के अंदर हमले किए। यह शुक्रवार की घटना थी। उससे 2 दिन पहले यूक्रेन ने एक ऐसा कारनामा किया था जिसकी शायद ही रूस ने कभी कल्पना की होगी। रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर उन्होंने बकायदा बिल्कुल सिटी सेंटर में एक ऐसा बम प्लांट किया जिससे अब तक का रूस का सबसे बड़ा कोई डिफेंस का व्यक्ति मारा। मतलब यह नहीं है कि इनसे ऊपर कोई व्यक्ति रूस में एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मतलब है कि अभी तक इस 2022 से चले आ रहे संघर्ष में कोई भी इस लेवल का व्यक्ति नहीं मारा गया था जिसे इन्होंने 17 तारीख को मारा। मतलब आप सोचें कि यह घटना 17 तारीख के बाद बड़ी इंटेंसिफाई हुई है। 17 से आज हम 22 में यह सेशन कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में बहुत कुछ घटित हुआ है। यह जो व्यक्ति मारा गया था, जो रूस का एक बहुत बड़ा जनरल रैंक का व्यक्ति था, यह रूस के अंदर न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्स का चीफ था। न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्स के चीफ के साथ साथ ये केमिकल वेपन्स बनाने के लिए भी जाना जाता था। अमेरिका, यूक्रेन, इनका एक तरह से दुश्मनों में टॉप 10 दुश्मनों में से एक था और इसे जिस तरह से मारा गया उसकी कल्पना मॉस्को में तो कोई नहीं कर सकता, जो इतनी सिक्योर्ड प्लेस है। ये तस्वीरें हैं। ये व्यक्ति इस तरह से अपने किसी ऑफिस से बाहर निकल रहा है। यहां पर गाड़ियां खड़ी हैं। यहीं पर किसी एक स्कूटर जैसे होता है ना, आजकल देखा हो तो आपने, इस तरह के स्कूटर्स यूज किए जाते हैं, उसमें कोई बम लगा रखा था। रिमोटली उसे ऑपरेट किया गया और वो यहां पर निकलते ही मर जाता है। मतलब एक ऐसी लोकेशन पर इसे मारा गया जो प्राइम सिक्योर जगह थी और वहां पर असैसिनेशन होता है सीनियर रशियन जनरल का मॉस्को के अंदर, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन लेता है। यूक्रेन कहता है कि उसने केमिकल वेपन के चीफ को मॉस्को में मार गिराया है। इस बात से रूस बहुत खिन्न होता है। खिन्न होकर के वो उससे अगले ही दिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करता है और विशेष रूप से वहां हमला करता है जहां वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने अपने ऑफिस बना रखे हैं। पश्चिमी देशों के जहां पर हेड ऑफिसेस बने हुए हैं उन पर रशिया के द्वारा 20 तारीख को हमला कर दिया जाता है कि तुम लोगों ने इसको इतनी पावर दी कि इसने मेरा जनरल मार गिराया, तो मैं तुम्हें बताता हूं जो तुम यहां बैठकर पंचायती कर रहे हो। तो इसने उन क्षेत्रों पर हमला कर दिया। इसके चलते हुए रशिया के द्वारा किए हमले में यूक्रेनी नागरिक तो हताहत हुए ही, साथ में रूस पर भी यूक्रेन की तरफ से सेम डे हमले हुए। और इसी हमले की क्रोनोलॉजी में आगे चलते हुए यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर की गहराई में घुस करके इस पर 9/11 जैसा हमला कर दिया, जो कि 4 साल में लगभग 4 महीने में दूसरे हमले की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगस्त 26 में भी कुछ इसी तरह से एक 38 मंजिल साराटोव नामक स्थान पर यूक्रेन के द्वारा हमला किया गया था। यानी यूक्रेन बार बार रूस को यही बता रहा है कि हम आपके भीतर घुसकर हमला करने की क्षमता रखते हैं। हमने अमेरिका से लॉन्ग रेंज मिसाइल की परमिशन मांगी, लेकिन उसके उपयोग पर आपने हमें धमका दिया, कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब चला दूंगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल पर धमकाया था, ड्रोन पर नहीं धमकाया। इसलिए ड्रोन अगस्त में भी चलाया और ड्रोन कल भी चला दिया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पुतिन ये जानते हैं कि उनके पास ड्रोन से निपटने की कोई क्षमता नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आप भी जान लें,
दुनिया का कोई भी देश ड्रोन से हमले के लिए अभी तक तैयार नहीं है। सब लोगों ने तैयारियां की थी तलवार से लड़ने की, सुई से लड़ने की किसी ने भी तैयारी नहीं की थी। ये जो सुइयां हैं ये कितनी भारी पड़ सकती हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि जहां एक और इजराइल अपने आप को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के कारण बड़ा पुख्ता पुरोधा मानता है, उसे भी जब ईरान की तरफ से ड्रोन चलाकर हमले झेलने पड़े तो वो भी सरेंडर हालत में था, क्योंकि उसके ऊपर एक से बढ़कर एक हमले हुए और वो कहीं ना कहीं उसको रिटेलिएट नहीं कर पाया। ठीक इसी तरह से रूस दुनिया भर में कहता है कि मेरे पास इतना जबरदस्त डिफेंस सिस्टम, और ये है भी, खुद अमेरिका लोहा मानता है कि भाई S-400 और S-500 के मुकाबले अमेरिका का थाड़ कहीं खड़ा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी ड्रोन्स जब उस पर हमला करने आए तो उसके पास कोई तैयारी नहीं थी। बदले में उसने ईरान से मदद ली और कहा कि अगर तुमने ड्रोन्स बना रखे हैं तो मुझे दो, मैं इन ड्रोन्स से यूक्रेन पर हमला करूंगा। मतलब आप यह समझिए कि मॉडर्न डे वारफेयर में ड्रोन्स का बड़ा योगदान है। लेकिन जब आप यह सुनते हैं कि मॉडर्न डे वारफेयर में है तो रूस क्या आधुनिक टेक्नोलॉजी में पिछड़ गया क्या? नहीं साहब, इनका इतिहास बड़ा पुराना है। ड्रोन्स आज के नहीं हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही ब्रिटेन ने ड्रोन बनाने शुरू कर दिए थे। दुनिया भर में ड्रोन्स की परिपाटी लंबी चली आ रही है। अगर आप इसका इतिहास खोजने निकलेंगे तो 1917 में पहली बार ड्रोन बनाया गया था। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने ट्रायल करके रेडियो कंट्रोल से विमान चलाने शुरू कर दिए थे। 1990 में ड्रोन का इस्तेमाल खेती, फोटोग्राफी, जंगलों की निगरानी में हो रहा था। वॉर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, यह अमेरिका ने बताया। वर्ष 2001 में जब अमेरिका पर 9/11 हमला हुआ तो बदला लेने के लिए अमेरिका ने 2 मई 2011 को जब एटमाबाद के अंदर ओसामा बिन लादेन को मारा, तब ड्रोन का उपयोग किया था उसकी मॉनिटरिंग में। फिर अलकायदा के एक अल जवाहिरी नामक आतंकी को मारने के लिए तो बकायदा प्रेडेटर ड्रोन का उपयोग किया गया। ये जो हेलफायर R9X टाइप की मिसाइल वहां से चलाई गई और बकायदा ड्रोन से ही उसको मारा ही गया था। अल जवाहिरी को मारने के लिए जब अमेरिका ने ड्रोन का उपयोग किया तब जाकर दुनिया को लगा कि ड्रोन से बड़े बड़े टारगेट नष्ट किए जा सकते हैं। लेकिन पुतिन जहां शुरुआत में ही अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कि ड्रोन से हमले कौन करेगा, मेरा कोई भी दुश्मन नजदीकी दुश्मन नहीं है, क्योंकि यूएसएसआर के विघटन के बाद जब रशिया 15 भागों में टूटा, यूएसएसआर 15 भागों में टूटा और रूस सबसे ताकतवर देश बन के निकला, तो उसे अपने पड़ोसियों से हमले होंगे इसकी अपेक्षा नहीं थी। उसे यूक्रेन से हमले झेलने पड़ेंगे कल्पना में भी नहीं था। भारत तैयारी करता है पाकिस्तान से निपटने के लिए, इसकी तैयारी में कभी था ही नहीं कि यूक्रेन से लड़ना पड़ेगा। उसे लगता था ये तो अपने ही है, इसे अमेरिका वालों ने तुड़वा दिया है, मेरे हमले होंगे तो यूरोप से या अमेरिका से। इस तरह का दुश्मन जब दूर से आएगा तो उससे निपटने के लिए मेरे पास ना केवल मिसाइलें हैं, बल्कि उनकी मिसाइलों से निपटने के लिए मेरे पास प्रॉपर तरीके से डिफेंस सिस्टम है। पड़ोसियों से निपटने के लिए तो फेंसिंग ही पर्याप्त है। इसने बकायदा फेंसिंग करी और अपनी डिफेंस को मजबूत किया, डिफेंस मजबूत की और दुश्मनों को दूर तक निपटाने के लिए बढ़िया इक्विपमेंट बनाए, जिनमें एक से बढ़कर एक मिसाइलें और दुनिया की दूर से आती हुई मिसाइलों को निपटाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो 400 किलोमीटर दूर से आती हुई को ही हवा में उड़ा दे। लेकिन क्या पता था कि इतना दूर तो मारने की चीज ढूंढ लिए हो, लेकिन कोई इसकी नीचे से ही उड़ता हुआ आ रहा हो तो क्या करो, वहीं पर ये मारे गए। आज भारत पाकिस्तान जिस प्रकार से बॉर्डर शेयर करते हैं, यहां पर बहुत बड़ी चैलेंज हमें भी झेलने को मिल रही है। क्या हम अपनी बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं? पाकिस्तान में इन बॉर्डर का किनारे बनी हुई इस फेंसिंग के उस पार से ड्रोन्स में ड्रग्स को भर करके पंजाब इस तरफ के बॉर्डर्स में फेंक दिया जा रहा है, जम्मू और पंजाब वाले बॉर्डर्स में थ्रो कर दिया जा रहा है। ड्रोन्स आते हैं और उन ड्रोन्स में बहुत ज्यादा कीमत नहीं लगी है। बच्चे जिस तरह के हवाई जहाज उड़ाते हैं उस तरह के ड्रोन्स हैं और उस तरह के ड्रोन्स को सामान के उपयोग में लिया जा रहा है। सोचिए, उस तरह के ड्रोन्स में अगर बम गोले लगाकर फेंका जाए और मैन टू मैन मार्किंग कर दी जाए कि इस सैनिक को मारना है, उस पर जाओ और गोला गिरा दे, तो कैसे किसी को बचाया जा सकता है? क्योंकि उड़ते ड्रोन पर निशाना लगाना बिल्कुल उड़ते कबूतर को मारना है, कोई फिक्स टारगेट तो है नहीं। ऐसे में ड्रोन आकर बम गिराकर चला जाए तो यह अपने आप में मॉडर्न डे वारफेयर की बड़ी चुनौती बन गया है। फिर चाहे भारत हो या फिर भारत जो रूस से डिफेंस प्राप्त कर रहा हो, चुनौतियां दोनों के पास बराबर हैं। शुरुआत अगर मैं रूस से करूं तो रूस ने अपने स्तर पर इससे निपटने की तैयारियां खूब की रशिया यूक्रेन वॉर में, लेकिन इसे बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन ने
यूक्रेन ने तुर्की से बने हुए बायरक्तार ड्रोन शुरुआत में ले लिए थे। इवन अगर आपको याद हो तो यूक्रेन ने बकायदा ड्रोन से खुद मॉस्को के अंदर जो पुतिन का हाउस है उस तक पर गोला गिरा दिया था, लेकिन इतना ज्यादा प्रभावी हमला नहीं था। लेकिन फिर भी उस हमले के बावजूद यह बात निकल कर आई थी कि भाई साहब आपका डिफेंस सिस्टम तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। छोटे ड्रोन्स इनके रडार में पकड़ ही नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि रडार्स जो बनाए गए हैं वो इस तरह से हैं कि वो भाई है क्या, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में है क्या, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे उतनी ही ज्यादा रेडिएशंस टकराएंगी तो पता चलेगा जब दोबारा लौट कर आएंगी। जब कोई इतना सा ऑब्जेक्ट उड़कर जा रहा है, उतना तो कोई पक्षी भी हो सकता है, तो पक्षी होने की वजह से रडार की दिशा में वो कैप्चर ही नहीं हो रही है, और दूसरा वो रडार की हाइट के नीचे उड़कर जा रही हैं, तो दुश्मन को तो हमेशा हमेशा एडवांटेज मिलता रहा। इस वजह से ड्रोन्स जो हैं वो डिफेंस मिसाइलों के आगे काफी कामयाब रहे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, ड्रोन्स को बनाने में लाख रुपए 10 लाख रुपए के आसपास कीमत आएगी, वहीं जो मिसाइलें बन रही हैं उन्हें मारने के लिए वो 8-8 करोड़ की बन रही हैं। ऐसे में एक ड्रोन को मारने में कम से कम 20 गुना नुकसान हो जा रहा है। यह अपने आप में रूस की बड़ी चिंता है। इससे निपटने के लिए रशिया ने रेडियो जैमर, बोले रेडियो वेव्स का तो उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन ये ड्रोन जो चल रहे हैं ये किसी दूसरे ने इन्हें दूर से सिग्नल दिया हुआ है उससे चल रहे हैं। क्यों ना हम रेडियो जैम कर दें, मतलब उस क्षेत्र के अंदर रेडिएशंस ही ना निकले, हम उसे जैम कर दें। लेकिन आप जैम करो तो वैसे मारे जाओ। क्यों? क्योंकि खुद का रडार फिर कैसे चलाओगे? खुद का रडार चलाना है तो खुद की ही रेडियो वेव जैम कर लोगे। बड़ा ही द्वंद्व प्रकार की स्थिति पैदा हो गई, और इस स्थिति से यूक्रेन से निपटने के लिए रशिया तैयार नहीं था। और यह हालात बहुत खराब हुए थे जब तुर्की ने इसको बायरक्तार ड्रोन दिया था। इससे निपटने के लिए बकायदा इन्होंने ईरान से अपने लिए कामिकाजे ड्रोन मांगे थे। यह बड़ी न्यूज बनी थी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इसी युद्ध के दौरान इन्होंने एक नई चीज खोज निकाली, रूस वालों ने। इन्होंने हमले करने के लिए, खुद के रक्षा के लिए नहीं, यूक्रेन पर हमला करने के लिए एफपीवी नामक इन्होंने कामिकाजे ड्रोन बनाए जो कि हाथ से चलाए जा सकते थे। मतलब ऐसा कि एक तो होता है कि दूर से उठा के गोला मारा, ये तो फटेगा जहां टारगेट किया है, लेकिन गोले को एक हेलीकॉप्टर में बांध दिया, बच्चों के ड्रोन जो होते हैं उसमें बांध दिया, और बांध करके खुद से मैनूवरिंग करवा रहे हो बिलो द लाइन, और चलते हुए जाकर गिरवा दे रहे हो। आप सोचो, इस तरह की बैटरी में बम लगा करके गोले गिराना रूस ने शुरू किया। हालांकि इन्हें दुनिया वालों ने खूब मजाक बनाया, कहा कि देखो रूस वाले डॉल्स ले आए हैं एफपीवी ड्रोन्स के नाम पर, जिससे यूक्रेन पर फतह प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हां, फिलहाल के लिए पुतिन के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि तमाम प्रकार की डिफेंस और टेक्नोलॉजी चीजें रखने वाला रूस आज यूक्रेन के सामने इस मामले में सुर्खियां बनवाकर अपनी इंसल्ट ही करवा रहा है कि आपके इतने अंदर तक घुस करके आप कह रहे थे लॉन्ग रेंज मिसाइल मत चलाना, उसने ड्रोन से आपके 1000 किलोमीटर अंदर घुस के हमला कर दिया। तो आपने अब तक कोई ऐसी तकनीकी इससे निपटने के लिए क्यों नहीं बनाई? और अगर नहीं बनाई तो इसके खामियाजे का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। हो सकता है कि वो इन्हीं में बम बांध बांध करके आपके पूरे देश में गिराए, तो उससे कैसे निपटोगे? और आप जब नहीं निपट पाओगे तो आपके डिफेंस से चलने वाले भारत जैसे देश जो S-400 जैसे सिस्टम्स को बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में खरीद रहे हैं, उनकी चिंता बढ़ना लाजमी है। इसीलिए अगर आपको याद हो तो जब बायरक्तार ड्रोन ने यूक्रेन से उड़ करके रूस का नुकसान पहुंचाया था, लगभग 1,500 करोड़ का उसने टैंक फोड़ डाला था बायरक्तार ड्रोन ने, जो तुर्की ड्रोन था यूक्रेन की तरफ से उड़ा था, तो पाकिस्तानियों ने बड़ा जश्न मनाया था। क्यों मनाया था? पाकिस्तानियों के पास भी बायरक्तार ड्रोन तुर्की से आ रहा था, और उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत जो है वो रशियन डिफेंस सिस्टम के भरोसे चल रहा है, उस युद्ध के दौरान उनको जो नुकसान हुआ ये तो भारत को भी होगा, क्योंकि भारत भी रूस से डिपेंडेंट है, और रूस जब नहीं बच पाया तो तुर्की के दिए बायरक्तार ड्रोन से भारत कैसे बचेगा? इसीलिए भारत को लेकर के पाकिस्तानियों ने हमारे बड़े आनंद लिए थे। खैर, फिलहाल के लिए यहां पर यह जान लेना जरूरी है कि जो रूस की स्थितियां हैं वो भारत से बिल्कुल अलग हैं। रूस प्रिपेयर नहीं था, हम बहुत पहले से प्रिपेयर हैं। आज मैं आपको अपनी प्रिपरेशन भी दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह से तैयार हैं, ठीक है? वहीं दूसरी और बात की जाए पुतिन और जेलेंस्की के बीच युद्ध समाप्ति की, तो पुतिन हमेशा कहते आ रहे हैं कि मैं युद्ध समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है, और इन्होंने जो हमला किया है इसकी इन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, हम इसका बदला जरूर लेंगे। बात कर लें भारत की, तो भारत ने ड्रोन्स का काम भले ही रूस ने ना शुरू किया हो, हम वर्ष 2000 से ही ड्रोन्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो
तो हर दिन ही प्रैक्टिकल रूप से चैलेंज मिल रहे थे पाकिस्तान से। इसलिए हमारे डीआरडीओ ने रुस्तम नामक ड्रोन बनाना शुरू कर दिया था और उसकी 2021 में बकायदा टेस्ट फ्लाइट सफल कर ली थी। मतलब 2022 में रशिया यूक्रेन शुरू हुआ है, उससे पहले हमारा डीआरडीओ रुस्तम बना चुका था, नेत्र बना चुका था और निशांत बना चुका था। और इनको बना करके बकायदा हमने ड्रोन से निपटने के सिस्टम भी तैयार कर लिए थे। तो हमारे कई एंटी ड्रोन सिस्टम भी बना लिए गए हैं, उनकी टेस्टिंग चल रही है जो आखिरी रेंज में है। साथ ही साथ हमने एक और तकनीक विकसित की है, और वो क्या है? स्काई फेंस की तकनीक। स्काई फेंस में क्या होता है? जैसे कोई ड्रोन उड़ रहा है, आपको पता है कि ड्रोन उड़ रहा है तो बड़ा चैलेंज ये है कि उसको निशाना लगाना मुश्किल है, मिसाइल चला नहीं सकते, रडार में वो आ नहीं सकता, गोली पड़ जाए तो दिखे तो गोली पड़े। अच्छा, लेकिन अब आपको ड्रोन दिख भी गया तो निपटोगे कैसे? इसके लिए हमने एक और तरीका बना लिया। क्या? हम अपने ही किसी ड्रोन से उसके ऊपर एक जाला फेंक देंगे। ये बिल्कुल देसी तकनीक है। अगर आपने कभी पतंग उड़ाई है तो पतंग उड़ती ऊपर अपन कई बार मांझा काटने के लिए लंगर फेंक देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही तकनीक है, देसी तकनीक है। ये ड्रोन्स पर बड़ी कामयाब हो रही है कि उड़ते ड्रोन के ऊपर अगर जाल फेंक दिया जाए तो वो ड्रोन उसी में लटपटा के गिर जाएगा। कारण ये है कि उसका गिरना ही हमारे पास देसी तकनीक है। रेडियो जैम कर नहीं सकते, क्योंकि दूसरे का जैम करते ही हमारे रडार जो है वो जैम हो जाएंगे। हमारे रडार के जैम होते ही कोई दूसरा फ्लाइट ऑब्जेक्ट चलता हुआ आ गया जो बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। हो सकता है ये ध्यान बटाने के लिए किया गया हो, इसकी एवज में कोई दूसरी मिसाइल फेंकने की तैयारी हो या फ्लाइट आने की तैयारी हो। इसलिए हम लोगों ने डिफेंस स्केप भी बनाए हुए हैं। बकायदा भारत 2030 तक दुनिया में ड्रोन हब बनने की तैयारी कर रहा है और दुश्मन को मतलब बुरी तरह से पछाड़ने के लिए हमारा रुस्तम तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत ने बकायदा दुनिया भर से काफी सारे ड्रोन्स खरीदे भी हैं। उनमें से अमेरिका से हाल ही में $3.5 बिलियन के अंदर 31 MQ-9B आर्म्ड यूएवी खरीदे हैं। ये वही हैं जिसने अल जवाहिरी मार गिराए थे। ये बढ़िया नेवी के लिए भी बहुत अच्छे से रखरखाव का काम करते हैं, बॉर्डर मेंटेनेंस का काम करते हैं, तो काफी ज्यादा खास हैं। दुनिया में अगर ड्रोन्स की संख्या की बात की जाए तो जो रशिया खुद ड्रोन से निपट रहा है वो दुनिया में चौथे नंबर पर आता है ड्रोन्स के मामले में। नंबर 2 पर तुर्की है, नंबर 3 पर पोलैंड आता है, भारत छठे नंबर पर आता है। जल्दी ही हम अपनी सुख सुविधाओं को ड्रोन्स के मामले में और बढ़ा लेंगे, ऐसी हमें आशा है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं हमारे साथ में स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन नॉलेज प्राप्त करना, तो बहुत ही बेसिक्स से लेकर के मैं कंसेप्ट्स तैयार करा रहा हूं स्टॉक मार्केट के, कि किस तरह से ट्रेड किया जाता है, ट्रेड लिया कैसे जाता है, स्विंग ट्रेड्स, डिलीवरी ट्रेड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते क्या हैं, किस तरह से ट्रेड्स को करना होता है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, चार्ट एनालिसिस कैसे करना होता है। तमाम चीज़ें आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे लाइव हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर आप उसे एक्सेस करें। हमारी वेबसाइट से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मेरे रिकॉर्डेड जीए फाउंडेशन के बैच भी उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, उन्हें भी आप बहुत ही नॉमिनल कीमत पर एक्सेस कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो।